इत्तेहाद बताओ मेरे भाइयों, एकता बताओ, उनको बताओ कि जब तुम 3% होने के बावजूद पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते, हम तो 22% है, 22%। ये हमारे लिए वो शर्म की बात है भाई, जब वो 3% होने से पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं, आज उनका पीएम है, सीएम है, हम 22% होने के बावजूद भी एक राज्य में मुझे ये बता दो कि हमारा खाली सिर्फ डेप्यूटी सीएम हो, क्यों नहीं है भाई? सिख जमात को जाके देख लो भाई, 3% है वो लोग, उनका डेप्यूटी सीएम भी है और सीएम भी है और उनका प्रधानमंत्री भी बन चुका है, तो हमारा क्यों नहीं? सोचो मेरा भाई, सोचो कब जागोगे? अब तो एंड टाइम आ गया भाई। कल ही आएंगे ने एनआरसी लागू कर देंगे, कल ही आएंगे ने हिजाब का मुद्दा हटा देंगे, कल ही आएंगे शरीयत के अंदर दखल करेंगे, कल ही आएंगे 3 तलाक के ऊपर बोलेंगे। हमने उनको बोलने का मौका दिया है, उनको जानते हैं कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम में इत्तेहाद नहीं है, हम में एकता नहीं है, हम हमारे भाई का हाथ नहीं खींचते, हम हमारे भाई का पांव खींचते। वो ये जानते, उनको ये हक है कि हम टूटे हुए हैं, तो वो लोग उसका फायदा उठाएंगे। पनाब में यहां से कहना चाहूंगा, अब यहां से इनकलाब आएगा, आएगा ना भाइयों? हम हमारी एकता दिखाएंगे, हम हमारा इंसाफ दिखाएंगे, हम हमारी हिस्सेदारी दिखाएंगे। अब मैं आपके रूबरू, आपके चाहते लोक नेते मुन्ना भाई वाटा, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्पीच के लिए आपके रूबरू हाजिर हो जाएं। मुन्ना भाई आइए। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सभी जिंदा लोगों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। और सिमत मचलती किरणों ने, और सिमत मचलती किरणों ने अब खून सबे गम तोड़ दिया, और सिमत मचलती किरणों ने अब खून सबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैंने सुना था कि आपको 15-15 लाख रुपए मिलने वाले। भाई कितनों के पास आ गए हैं? भाई जिसके पास अगर आ गए हो तो मुझे 1-8 लाख रुपया उधार देना भाई। भाई दोगे ना? भाई वो मैंने सुना था कि 2 करोड़ नौकरी मिलने वाली थी 2014 के अंदर, किसको किसको मिली भाई? भाई मिली? भाई अगर कोई ऐसा मैसेज हो तो मुझे बताना। नहीं मिली ना? तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी गारंटी कार्ड बांट रही है और हम हमारे भाई बहन माँ बेटी सबके नंबर उनको दे रहे हैं, ओटीपी दे रहे हैं। तो आपको तो पता है, आप कह रहे हो कि हमको 15 लाख रुपए नहीं मिले, आपको पता है कि आपको नौकरी नहीं मिली, तो फिर आपने आपका नंबर कैसे दे दिया? आपकी बेटी का नंबर कैसे दे दिया? आपकी बहन का नंबर कैसे दे दिया? हम इतने बेवकूफ तो नहीं है मेरे भाई। जब वो जुमला कह सकता है 15 लाख का, 2 करोड़ नौकरी का जुमला कह सकता है, तो ये छोटा रिचार्ज आपके पास आया, बेलाया, पुछलाया और आपने आपका नंबर दे दिया। मुझे तो शर्म आ रही है कि हम ऐसे मुसलमान तो कैसे हो गए कि हम हमारा नंबर भी दे देंगे, हमारी बेटी का नंबर भी दे देंगे। आपको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी धर्म के लोग रहते हैं, अपन मुसलमानों और दलित समाज के ऊपर अत्याचार लगातार हो रहा है। उसके बावजूद भी ऐसे जुमले में आके आप लोगों ने आपका नंबर दे दिया, आपने विश्वास कर लिया। आपको लगता है ये विश्वास करने के लायक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि वो विश्वास के काबिल है? तो फिर अब तो आपने नंबर दे दिया, ना जाने कितने लोगों ने। चलो कोई वाना नहीं, दे दिया तो दे दिया। उन लोग की सरकार वैसे बनने की नहीं है, बेवकूफ बनाना चाहते थे, जुमला कहना चाहते थे, उन लोग ने दे दिया। अब उनके झांसों में मत आना। आओगे? अब उनके झांसों में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। आज 70 साल से हम एक पार्टी को लगातार, सेक्युलर कहे जाने वाली पार्टी को लगातार वोट दे रहे। हमारी पढ़ाई का रेशियो कहां गया है पता है आपको? मैं आपको डेटा देना चाहता हूं, 2002 से लेकर 2022 तक 20 साल में लगातार 85 लाख हमारे भारतीय बच्चे जो यहां से बाहर पढ़ने गए, उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया पता है? क्यों छोड़ दिया?
वो क्यों बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे कि यार हिंदुस्तान के अंदर रह के हम क्या करें, वहां बहुत कुछ हो रहा है। मैं बताना नहीं चाहता हूँ वो क्या बोल रहा है। भाई यहाँ चुनाव आयोग यहाँ मौजूद है, मेरे अल्फाजों को उन लोग पकड़ लेंगे और हो सकता है मेरे ऊपर केस भी कर दे, इसके लिए मैं उसको कहना नहीं चाहता हूँ। पर हम समझदार है, हमें क्या करना है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या करना है, हमें यह सोचना है कि आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं हमारी असेंबली में हैदराबाद मॉडल जाहिर हो। कैसे होगा? आपको पता है हैदराबाद मॉडल क्या है? आपको पता है हैदराबाद मॉडल क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में उन्होंने एक कॉलेज बनाई है। वहां पर कितनी बच्चियां पढ़ती है आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूं, 60,000 बच्चियां वहां पर इल्म ले रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको पता है हैदराबाद के अंदर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कितनी स्कूलें चलती है? पता है? फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर वहां एजुकेशन मिल रहा है। वहां ये नहीं देखा जाता है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। गुजरात के अंदर देखा जाता है, सूरत के अंदर देखा जाता है। हमको उसको बदलना है। आपको पता होगा, वो देख रहे हैं हम लगातार। अभी थोड़े दिन पहले 15 अगस्त के दिन हम जब जश्न मना रहे थे, कितना खुशी का समय था आपको पता है? 15 अगस्त मना रहे थे, हमारी बहन बिल्किस बानो के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ जिन लोगों को जेल में नाखा गया था, ये सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। ये हो रहा है अत्याचार हमारे ऊपर। अब ऐसे अत्याचार होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि हम हमारे वोट का सही इस्तेमाल ही नहीं करते। हमको हमारे मुस्तकबिल को रोशन करना है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना है, हमारे बच्चों को आगे लेके जाना है। हमें हक चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे वोट की कीमत को समझना पड़ेगा, हमारे नुमाइंदे को विधानसभा में पहुंचाना पड़ेगा। वो कैसे पहुंचाएंगे हम? ऐसे तो पहुंचा ही नहीं सकते। आपको लगता है कि ऐसे पहुंचा दोगे आप? जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और ऐसे जागना पड़ेगा कि उसकी गूंज विधानसभा तक पहुंचे। क्या आप जागने के लिए तैयार हो? जरा जोरदार हाथ उठा के बताओ कि हम जाग गए। हम पूर्व विधानसभा से हमारे नुमाइंदे को विधानसभा में पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर प्रमुख हमारे वसीम भाई कुरैशी साहब और इसी विधानसभा के उम्मीदवार हैं। आज हम आपके पास आए उनके लिए, ये बताने के लिए आए कि आज गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलित मुस्लिम भाइयों के साथ क्या हो रहा है, उसको बदलने के लिए आज हम आपके बीच में आए। क्यों आए? हमारे असद साहब को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी यार। हजारों किलोमीटर दूर हमारे समाज के लिए, दबे कुचले के लिए यहाँ पर वो आ रहे। क्यों आ रहे? उनको जरूरत है। हजारों करोड़ के मालिक है वो। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, जब भी उनके खानदान वाले विंटेज कारों में घुमा करते थे और ये लोग कहते कि वो बी टीम है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अगर हम बी टीम थे तो 2021 में तुमने क्या उखाड़ लिया? जब तो हम नहीं लड़े। जब हम बी टीम थे तो 27 सालों से तुम्हारी सरकार क्यों नहीं बनी? हम तो यहाँ नहीं लड़े। इनके झांसों में आना बंद कर दो मेरे भाई। ये तुमको गुमराह करते हैं, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत हो गया। एक 3-3 हजार के टेबल के लिए हमने बहुत लोगों को वोट दे दिए। रिक्शा के अंदर चले गए ना, वोट ना के चले। हमको पता ही नहीं कि हमारे वोट की कीमत क्या है, उसकी ताकत क्या है। इत्तेहाद बताओ मेरे भाइयों, एकता बताओ। उनको बताओ कि जब तुम 3% होने के बावजूद पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते, हम तो 22% है, 22%। ये हमारे लिए वो शर्म की बात है भाई। जब वो 3% होने से पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे, आज उनका पीएम है, सीएम है, हम 22% होने के बावजूद भी। एक राज्य में मुझे ये बता दो कि हमारा खाली सिर्फ डेप्यूटी सीएम हो, क्यों नहीं है भाई? सिख जमात को जाके देख लो भाई, 3% है वो लोग। उनका डेप्यूटी सीएम भी है और सीएम भी है और उनका प्रधानमंत्री भी बन चुका है। तो हमारा क्यों नहीं? सोचो मेरे भाई, सोचो कब जागोगे? अब तो एंड टाइम आ गया भाई। कल ही आएंगे ने एनआरसी लागू कर देंगे, कल ही आएंगे ने हिजाब का मुद्दा हटा देंगे, कल ही आएंगे शरीयत के अंदर दखल करेंगे, कल ही आएंगे 3 तलाक के ऊपर बोलेंगे। हमने उनको बोलने का मौका दिया है। उनको जानते कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम में इत्तेहाद नहीं है, हम में एकता नहीं है। हम हमारे भाई का हाथ नहीं खींचते, हम हमारे भाई का पांव खींचते। वो ये जानते, उनको ये हक है कि हम टूटे हुए हैं, तो वो लोग उसका फायदा उठाएंगे।
पनाब में यहां से कहना चाहूंगा, अब यहां से इनकलाब आएगा, आएगा ना भाइयों। हम हमारी एकता दिखाएंगे, हम हमारा इंसाफ दिखाएंगे, हम हमारी हिस्सेदारी दिखाएंगे। दिखाओगे ना भाई? भाई यार मेरे को आवाज नहीं आ रही है, हाथ ऊंचा करके बताओ, लोग को दिखना चाहिए, मीडिया देख रही है, देख लो मीडिया वालों, बताना बोले से जो मीडिया बिक गई है बिक जान दो, पर जो सच्ची मीडिया है ये भाइयों के हाथ को देख लो। अब इत्तेहाद लाना चाहते, इंसाफ करना चाहते, हिस्सेदारी लेना चाहते, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते, रोशन करना चाहते हो ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे राष्ट्रीय सदर हमारे शहर के लिए आ रहे हैं और हमारे लिए आ रहे हैं। आप इसी तरह इत्तेहाद के साथ उन्हें सुनना, उन्हें आश्वासन देना और उन्हें विश्वास दिलाना कि साहब आप यहाँ आ गए हो, इंशाअल्लाह आपका आना यहाँ से जाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इस विधानसभा को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर प्रमुख और हमारी विधानसभा के उम्मीदवार वसीम भाई कुरैशी साहब को हम जिताएंगे। जिताओगे ना भाई? भाई जिताने का काम तुम्हारा है, हम तो आएंगे बोल के चले जाएंगे, हमको बोलने का कहा जाएगा हम बोल देंगे। आप आओगे कुर्सी पे बैठोगे, उन्हें सुनोगे, सुनने के बाद चले जाओगे। पर 1 तारीख को इलेक्शन है यार, ये भूलना नहीं है हमें। भाई भूलोगे तो नहीं ना भाई, मेहरबानी करके भूलियो मत। ये वो टाइम आ गया है कि अगर हमने अभी भी एकता नहीं दिखाई, हमने ये नहीं बताया कि हम कुछ कर सकते हैं, वहां तक ये हमें इग्नोर करते रहेंगे। अब हमें इग्नोर वो लोग करने नहीं चाहिए। हमारा एक एक मुसाहिद 10-10 एमएलए के ऊपर भारी है। आप सोच लो 543 के सामने हमारे 2 सांसद भारी है। लोकसभा के अंदर 543 होते हैं, उसमें हमारे 2 शेर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब, वो उसके अंदर लोकसभा के अंदर आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर भारी पड़ते हैं। तो तुम सोच लो कि हमारे 10 एमएलए हम अगर विधानसभा में पहुंचा दे तो इन लोग की धज्जियां उड़ा के रख देंगे, इंसाफ करने पे मजबूर कर देंगे। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए अपनी बात को एक शेर से मुकम्मल करूंगा कि लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीर के आगे बढ़े। जो लहरों को चीर के आगे बढ़ते ना उसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। जो लहरों को चीर के आगे बढ़ते हैं उसे साबिर भाई काबली वाला कहते हैं। जो लहरों को चीर के आगे बढ़ते हैं ना उसे वसीम भाई कुरैशी कहते हैं। जो लहरों को चीर के आगे बढ़ते हैं उसे ये खादिम मजलिस कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम।